Hello and welcome at JK Study for Civil Services. I hope आप सारे अच्छे से होंगे और कल वाले लेक्चर को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, सुना होगा और लिखा भी होगा। तो आज हम बात करेंगे रूलर्स ऑफ कश्मीर की। रूलर्स ऑफ कश्मीर की हम बात करें उससे पहले हम रिमाइंड करेंगे कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि कश्मीर का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कौन कौन से वर्ड से डिराइव होकर कश्मीर बना और डिफरेंट कंट्रीज के लोग कश्मीर को क्या बोलते हैं। उसके साथ ही हमने पढ़ा था कि ऐसी कौन कौन सी वो बुक्स हैं जो हमें इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं अबाउट कश्मीर। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं रूलर्स ऑफ कश्मीर। रूलर्स ऑफ कश्मीर की जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं राजतरंगिणी की। राजतरंगिणी की क्यों? क्योंकि यही एक ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कश्मीर का। इसमें सबसे पुराना इतिहास है कश्मीर का और सबसे लंबा इतिहास इसमें है, सबसे ऑथेंटिक इसमें है। ठीक है, बुक्स तो और भी लिखी हैं जैसे नीलमठ पुराण भी है, लेकिन वो हमारे पास कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है और जितनी ऑथेंटिसिटी राजतरंगिणी में है इतनी उसमें नहीं है। उसमें अब राजतरंगिणी में लिखा गया है कि जो फर्स्ट किंग कश्मीर के थे वो कौन थे? कल्हण थे। ठीक है, और उन्होंने रूल कब किया 3000 BC में। किसने लिखा है? कल्हण ने लिखा है। किसमें लिखा है? राजतरंगिणी में। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, आपके माइंड में भी होता होगा कि क्या गोनंदा फर्स्ट से पहले कोई भी रूल नहीं करता था कश्मीर पे? ऑब्वियसली करता होगा, क्योंकि हमारे पास लेकिन उसका कोई भी एविडेंस नहीं है, कुछ भी हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिससे हमें पता लग सके कि कौन कौन से रूलर्स हुए। तो कुछ बुक्स में लिखा हुआ जरूर मिलता है कि कश्मीर था जो गोनंदा फर्स्ट से पहले छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड था, जिसको रूल कौन करते थे? ब्राह्मण्स रूल करते थे और कश्मीर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था। अब ये आपस में क्या करते थे? फाइट करते रहते थे। इससे क्या हुआ? इससे जो जम्मू टेरिटरी के किंग थे दयाकरण, इन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और यहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब बोला जाता है कि दयाकरण जो किंग हैं वो क्या हैं? फर्स्ट किंग हैं। कहाँ के? कश्मीर के। किसके बाद? ब्राह्मण्स के बाद। और यह भी बोला जाता है कि दयाकरण किंग के डायनेस्टी के लोग ही आगे 55 किंग्स हुए जिन्होंने रूल किया कहाँ पर? कश्मीर पर। बट इसका कोई प्रेजेंट एविडेंस नहीं है। बुक लिखने वालों ने लिखा तो है लेकिन ऐसे कोई एविडेंस वो प्रोवाइड नहीं करवा सके हैं जिससे इस बात को माना जाए। अब आगे बात करते हैं हम गोनंदा फर्स्ट की ही। इनका रीजन कौन सा था? बिफोर महाभारत बार। अब जब महाभारत की लड़ाई हुई, किसके बीच में हुई? कौरवों के बीच में और पांडवों के बीच में। उससे थोड़े साल पहले का टाइम था जब गोनंदा फर्स्ट रूल करते थे। कहाँ पर? कश्मीर पर। ठीक है, अब जो गोनंदा फर्स्ट थे उन्होंने किसके साथ लड़ाई लड़ी थी? कृष्ण के साथ। किसकी ओर से? जरासंध की ओर से, क्योंकि गोनंदा जो थे वो जरासंध के क्या थे? रिश्तेदार थे। और जब कृष्ण और जरासंध की लड़ाई हो रही थी तो गोनंदा फर्स्ट जो थे वो उन्होंने क्या किया? कृष्ण के किले की घेराबंदी कर ली, जिससे बलराम जो थे, कौन थे बलराम? कृष्ण के बड़े भाई, उन्होंने गोनंदा फर्स्ट की हत्या कर दी। जब गोनंदा फर्स्ट की हत्या हो गई उसके बाद कौन राजा बने कश्मीर के? ने दामोदर फर्स्ट। दामोदर फर्स्ट कौन थे? सन ऑफ गोनंदा। अब फिर उसके बाद दामोदर ने अटैक किया। किस पर किया?
कृष्ण पर अटैक किया। कब किया? जब वो गंधार में स्वयंवर में आए थे। गंधार के एक राजा थे, उनकी बेटी का स्वयंवर था, उसमें वो आए हुए थे। तो दामोदर ने मौका देख के कृष्ण पे आक्रमण कर लिया। क्या किया? क्यों? क्योंकि तब वो अपनी आर्मी को साथ लेके तो आए नहीं थे, और दामोदर को लगा कि यही अच्छा टाइम है जब कृष्ण को हराया जा सकता है। इसमें इसने गंधार में क्या कर लिया? आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई और गंधार की जो बेटी थी, जिसकी शादी थी, उसकी डेथ हो गई। इससे वहां के राजा और वहां की जो आर्मी थी, उन्होंने गुस्से में आकर दामोदर की सारी सेना को मार दिया। और क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने दामोदर को क्या कर दिया? मार दिया। इसके बाद क्या हुआ? कश्मीर की नई क्वीन बन गई। कौन बनी? जशोवती। जशोवती क्या बन गई? क्वीन बन गई। कहाँ की? कश्मीर की। ये वाइफ थी किसकी? दामोदर की। इनकी कोई भी संतान नहीं थी, ये प्रेग्नेंट थी। ठीक है। तो कुछ जो उनके कोर्टियर्स थे, उन्होंने इस बात को अपोज किया। उन्होंने बोला कि हम एक विडो को अपनी क्वीन नहीं मानते। इसके बाद क्या किया? कृष्ण ने जो बहुत बड़े बड़े मंत्री लोग थे, समझदार, जैसे उस टाइम में क्या होते थे, ऋषि वगैरह होते थे, उनको भेजा और वहां के लोगों को समझाया। फिर लोगों ने खुशी खुशी जशोवती को अपनी क्वीन मान लिया। अब फिर क्या हुआ? जशोवती ने कितने पीरियड तक रूल किया? फॉर 18 ईयर्स। 18 ईयर्स तक जशोवती ने कश्मीर पर रूल किया। उसके बाद उनके बेटे हुए, जिनका नाम क्या रखा गया? गोनंदा सेकंड रखा गया। जशोवती ने उनको क्या बना दिया? किंग बना दिया अपनी जगह। फिर इनको किंग बना दिया कहाँ का? कश्मीर का। उसके बाद जब वो छोटे थे, राजगद्दी पे अभी बैठे ही थे, तो महाभारत की लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है। जब महाभारत की लड़ाई शुरू हुई तो इनको लड़ाई में नहीं बुलाया गया, क्योंकि सारे देश के राजाओं को वहां पर बुलाया गया था लड़ाई करने के लिए। कुछ कौरवों की साइड से लड़े, कुछ पांडव की साइड से लड़े थे। ठीक है। तो गोनंदा फर्स्ट को इसमें नहीं बुलाया गया। अब गोनंदा को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो बहुत छोटे थे और कौरवों पांडवों में से किसी ने भी नहीं बुलाया। इसलिए हम जब महाभारत को पढ़ते हैं तो जहां पर राजाओं के बारे में लिखा गया था कि कौन कौन से राजा वहां पर लड़ाई लड़ने के लिए आए थे, तो गोनंदा सेकंड का नाम नहीं मिलता है क्योंकि वो छोटे थे, उनको बुलाया नहीं था। उसके बाद जब गोनंदा बूढ़े हो गए तो उनके एक मिनिस्टर थे जिसका नाम था हरण देव। उन्होंने क्या कर लिया? इनकी डेथ कर ली। किसकी? इनकी हत्या कर ली। जिसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने, किसने? हरिंदर ने अपनी डायनेस्टी की नींव रख ली कश्मीर पर। अब हरिंदर, हम देखेंगे आगे कि हरिंदर देव जो थे, इनकी कौन सी डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे और कौन सी डायनेस्टी को इन्होंने फाउंड किया? कहाँ पर? कश्मीर पर। अब देखिए यहाँ देखिए, जो पांडव डायनेस्टी थी, ठीक है, उसके बाद दामोदर आए। तो दामोदरों के बाद कौन आए? दामोदर, गोनंदा, जशोवती, ये सारे रूलर्स हुए। इनके बाद कौन आ गए? पांडव डायनेस्टी आ गई। पांडवों में कितने किंग्स थे जिन्होंने रूल किया कश्मीर पर? 35 किंग्स थे और उनमें से पहले थे हरंदर देवा। हरण देवा जो कौन से थे? हरण देवा। हरण देवा जो थे, ये कौन थे? फाउंडर थे पांडव डायनेस्टी के। कहाँ? कश्मीर में। अब इन्हीं की लाइन में 35 किंग्स हुए, लेकिन उनके नाम हमारे पास नहीं है क्योंकि वो इतिहास कहीं खो चुका है। ये किसने लिखा है? कलहण ने लिखा है अपनी बुक राजतरंगिणी में। अब हम देखते हैं कि ये हरण देव कौन थे। हरण देवा सबसे पहले हुए अर्जुन हुए। अर्जुन के बेटे हुए अभिमन्यु। अभिमन्यु के बेटे हुए परीक्षित, और परीक्षित के आगे 2 बेटे हुए। 2 बेटों में से छोटे बेटे थे हरण देवा। हरण देवा जो थे, इन्होंने ही फाउंडेशन रखी थी पांडव डायनेस्टी की कश्मीर में। अब पांडव डायनेस्टी के टाइम पे फर्स्ट मार्तंड टेम्पल बनाया गया कश्मीर में। मार्तंड को क्या बोलते हैं? मार्तंड का दूसरा नाम सन बोलते हैं इंग्लिश में मार्तंड को। ठीक है।
इन्होंने फर्स्ट मार्तंड टेम्पल बनवाया कश्मीर में। उसके बाद कुछ और ओल्ड टेम्पल्स हैं वो बनवाए, जिनको क्या बोला जाता था, पांडव लारी बोलते थे, और बिल्डिंग ऑफ पांडवास भी बोलते थे, क्योंकि ये सारी किसके द्वारा बनाई गई थी, पांडवास के द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद हरण देवा के बाद आते हैं दूसरे रूलर रामदेव को दूसरे रूलर बोला गया है कई बुक्स में पांडव डायनेस्टी के। ये क्या थे, एक ग्रेट वॉरियर थे। इन्होंने कितने किंग्स पर रूल किया था, 500 किंग्स को इन्होंने जीता था। इनका रूल कहां से कहां तक था, अरबियन सी के एरिया से स्टार्ट होकर बे ऑफ बंगाल तक के पूरे एरिया पर इनका रूल था। किसका, रामदेव का। उसके बाद ये सालाना क्या करते थे, जो ये 500 किंग थे इन पर इन्होंने जीत हासिल की थी, इनसे हर साल 1/10 क्या लेते थे, रेवेन्यू लेते थे ऑफ ग्रास प्रोडक्ट। जितना सालाना इनकम होती थी उसका 10%। ठीक है। अब बाद में इनके जो आगे पीढ़ी के लोग थे, इनके सक्सेसर जो थे, उन्होंने इसको बढ़ाकर 1/10 से 1/5 कर लिया। क्या कर लिया, 1/10 से 1/5 कर लिया। उसके बाद कौन से रूलर आए, सुंदर सेन आए। ये पांडव डायनेस्टी में 22 नंबर पर थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने कौन सी नगरी बसाई, संधि मतनागर शहर को बसाया किसने, राजा सुंदर सेन ने। और इसका नाम इन्होंने अपने नाम पर ही रखा, और इसी सिटी को इन्होंने क्या बना लिया, अपनी कैपिटल बना लिया। अब इनके टाइम पीरियड को थोड़े ही साल हुए थे, तो क्या हुआ, अर्थक्वेक रिफ्टेड, कहां पर, मिडल ऑफ कैपिटल संधि मतनागर। जो संधि मतनागर सिटी उन्होंने बसाई थी, उसके बिल्कुल मिडल में क्या आया, अर्थक्वेक आया, जिससे क्या हो गया, सिटी सबमर्ज्ड हो गई, किसमें, पानी में। और किंग था जो, कौन थे, किंग सुंदर सेन, और उनके जितने भी इनहेबिटेंट्स थे वो सारे इसमें डूब गए। इसके बाद जो सिटी थी ये क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई, किसमें, लेक में। और क्या बन गई, जो अभी प्रेजेंटली कश्मीर में बुलर लेक है, यही थी किंग सुंदर सेन की ब्यूटीफुल सिटी संधि मतनागर। अब इसको बुलर लेक के नाम से जानते हैं वहां पर। तब इनके सारे जो सुंदर सेन थे राजा, इनके आगे कोई बचा नहीं, तो फिर जो लावा थे उनको किंग इलेक्ट कर दिया गया, कहाँ का, कश्मीर का। इसके बाद कौरव डायनेस्टी का खात्मा हो गया यहाँ पर। इसके बाद आगे कायरूज कौन थे, ये पर्शियन लोग थे, पर्शिया के थे। इन्होंने कश्मीर पर रूल करना स्टार्ट कर दिया, कब से कब तक, 558 बीसी से 530 बीसी तक। और इन्होंने अपने एम्पायर को कहां तक एक्सपेंड किया, हिंदूकश एंड गंदार तक। अब हिंदूकश कहां पे है, ये चित्राल डिस्ट्रिक्ट है, कहां का, पाकिस्तान का। और गंदराल कौन सा है, पेशावर। इन सब एरिया को, कश्मीर तो था ही था इनके अंडर में, इन्होंने इस एरिया को भी जीत लिया, किसने, कायरूज ने। ये कौन थे, पर्शियन लोग थे, पर्शिया के थे। ठीक है। उसके बाद कायरूज के अंडर ही एक और छोटे राजा आते थे, जो कौन थे, दायरूज थे। उन्होंने विन किया किसको, पंजाब को भी विन कर लिया। पेशावर वगैरह एरिया तो जीता हुआ था उन्होंने, उसके बाद पंजाब को भी विन किया, और पंजाब को विन करके इन्होंने इसको भी पर्शियन एम्पायर में मिला दिया। इसके बाद आए अलेक्जेंडर। अब तब कश्मीर पे कौन रूल करता था, पर्शियन रूल करते थे। और इंडिया में किसका आना हो गया, अलेक्जेंडर का। ठीक है। अलेक्जेंडर का इन्वेजन कब हुआ, 326 बीसी में। तब कश्मीर पर पर्शियन कंट्रोल इनके आने से ही खत्म हो गया। अब सुल्तान सिकंदर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सुल्तान सिकंदर को और क्या बोला जाता है, सुल्तान सिकंदर को और क्या, अच्छा सॉरी, अलेक्जेंडर को और क्या बोला जाता है, सुल्तान सिकंदर। अब सुल्तान सिकंदर नेम अलेक्जेंडर को किसने दिया है,
पर्शियन लोगों ने दिया है, क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज में सिकंदर का मतलब होता है डिफेंडर और वॉरियर। ठीक है, तो ये नाम पर्शिया के लोगों ने अलेक्जेंडर को दिया। अलेक्जेंडर कौन था? ये मैक्डोनिया का गवर्नर था। मैक्डोनिया पर इनके फादर रूल करते थे। जब इनके फादर की डेथ हो गई तो मैक्डोनिया के नए गवर्नर बन गए कौन? अलेक्जेंडर। ये बहुत अच्छे वॉरियर भी थे। इन्होंने जैसे ही ये वहां के गवर्नर बने, पूरे ग्रीस को जीत लिया इन्होंने, फिर ग्रेट पर्शियन एम्पायर को भी जीत लिया, इजिप्ट को जीता। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने रुख किया कहां पर? इंडिया का। अब इंडिया कितने पार्ट्स में डिवाइड था तब इंडिया 16 पार्ट में डिवाइड था। और किसके साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी? पोरस के साथ लड़ाई लड़ी। कहां पर लड़ी? बैंक ऑफ झेलम नदी के किनारे। और इस बैटल को क्या नाम दिया गया? बैटल ऑफ हाइडास्पस। किसके बीच में लड़ाई हुई? पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में। कब हुई? 326 बीसी में हुई। इसमें अलेक्जेंडर ने क्या किया? अलेक्जेंडर जीत गया और पोरस क्या हो गए? उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन इसमें अलेक्जेंडर की बहुत बड़ी हार हुई। कहां पर? यह बैटल ऑफ हाइडास्पस में। अब हम देखते हैं थोड़ा मैप के द्वारा कि कैसे पोरस हारे और कैसे अलेक्जेंडर जीता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये है मैप। इसमें अब ये है अलेक्जेंडर का कैंप और ये है पोरस का कैंप। जब अलेक्जेंडर हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार करते हुए पेशावर से आया तो यहाँ के जितने भी किंग्स थे उसको ये क्या करता आया? अपने साथ लेता आया। क्योंकि जब उसको पता चला कि पोरस जो है बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा है और उसके पास बहुत बड़ी आर्मी है, तो कहा जाता है कि जो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी उन्होंने ही रिवॉल्ट कर दिया था। उन्होंने बोला था कि हम नहीं लड़ सकते, लेकिन अलेक्जेंडर ने उनकी बात नहीं सुनी और लड़ाई लड़ने का सोच लिया। किसके साथ? पोरस के साथ। ठीक है, इसके बाद अब जैसे ही यहाँ पर उन्होंने अपने आर्मी बेस को यहाँ पर डिप्लॉय किया, यहाँ पर पोरस ने कर लिया। ठीक है, ये सारे राजाओं को अब अलेक्जेंडर ने क्या किया कि जब पता चला कि पोरस की तो सेना बहुत है तो उसने यहाँ के आसपास के राजाओं को भी अपने साथ ले लिया और एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार कर ली। यहाँ से बह रहा था रिवर झेलम। ठीक है, तब उसको हाइडास्पस रिवर बोला जाता था। अब यहाँ पर उन्होंने अपने फ्रंटियर्स रख लिए, यहाँ पर भी। तो इस साइड पोरस ने भी अपनी बहुत बड़ी आर्मी उनके सामने डिप्लॉय कर ली। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर डिप्लॉय की तो पोरस ने भी यहाँ पर, उन्होंने यहाँ तो यहाँ पर भी, मतलब आमने सामने दोनों। झेलम के एक उस साइड आर्मी थी अलेक्जेंडर की तो दूसरी साइड थी पोरस की। अब उसके बाद अलेक्जेंडर यहाँ ही रहा तो इसने क्या करने शुरू कर दिया? अब ये थोड़े देर बाद क्या करने लगा? आगे पीछे अपनी सेना को कभी थोड़ी टाइम आगे करता था, फिर पीछे। तो पोरस ने देखा कि ये सिर्फ सेना को आगे पीछे कर रहा है, आगे तो बढ़ नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला कि चलो ये तो अब आने नहीं रहा तो मैं थोड़ा रिलैक्स मोड में चला जाता हूँ। ये थोड़ा आराम में हो गए पोरस और अलेक्जेंडर ने इसी का फायदा उठाया। शायद पोरस की सबसे बड़ी गलती भी यही थी। अलेक्जेंडर ने अपने जैसा दिखने वाला कोई आदमी यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया। किसने किया? अलेक्जेंडर ने। और उसके बाद क्या किया? उसके बाद यहाँ से वो ट्रुप्स के साथ इस साइड को चला। कहाँ को? इस साइड को चला। किसके साथ? अपने ट्रुप्स के साथ। अब जब ऐसे ही यहाँ से चला तो उसने यहाँ से इस साइड को आना था, लेकिन वो रास्ता भटक गया, इस साइड को चला गया। यहाँ से क्रॉस किया, यहाँ पर एक और किंग रूल करते थे, यहाँ लड़ाई हुई, यहाँ से अलेक्जेंडर जीता बड़ी मुश्किल से और यहाँ आ गया। यहाँ पर आते ही पोरस को पता चला कि अब मामला खराब हो गया। तभी अलेक्जेंडर के और ट्रूप्स यहाँ से आए, उन्होंने यहाँ से क्रॉस किया झेलम को और यहाँ पर बहुत बड़ा उन्होंने अपना आर्मी बेस स्टार्ट बना लिया और यहाँ थी पोरस की आर्मी पूरी।
अब ये बैटलफील्ड एरिया था पूरा। अब पोरस के हारने के 3 मेन कारण थे। सबसे पहला कारण था कि पोरस की सेना में क्या था, रथ थे, जो ज्यादा काम वाम तो आए नहीं। बारिश हुई क्योंकि उस टाइम झेलम बड़े उफान पे थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत बारिश हुई थी और यहाँ पर फ्लड्स आए हुए थे। और बारी बारिश होने के साथ ही यहाँ के जो रथ थे वो क्या हुआ था, मिट्टी में चले गए थे। उसके बाद और दूसरा मेन कारण कि पोरस की आर्मी में क्या थे, वार एलिफेंट्स थे और उसके पास स्टैंडिंग आर्मी कम थी। किसके पास, पोरस के पास सारे ज्यादा घोड़सवार थे। ठीक है, तो उन्होंने उसके बाद जो अलेक्जेंडर थे तो उनका आर्मी बेस यहाँ था, पोरस की सेना यहाँ पर दोनों की सेना इकट्ठी हो गई। अब पोरस था, जो पोरस ने इस तरह से अपनी आर्मी को खड़े किया था कि इस साइड कौन था, इस साइड उन्होंने घोड़सवार रखे थे, इस साइड भी, और बीच में उन्होंने हाथी और रथ थे जो उनको डिप्लॉय किया हुआ था। अब जब वो आक्रमण कर रहे थे, इस साइड से हमला कर रहा था पोरस, तो पोरस को बहुत नुकसान हो रहा था क्योंकि बड़ी आर्मी जो अलेक्जेंडर की वो मर रही थी। उसके बाद अब देखा कि जो हाथी हैं वो बहुत नुकसान कर रहे हैं अलेक्जेंडर की आर्मी का। तो अलेक्जेंडर को तो समझ नहीं आया, लेकिन बाद में उसको समझ आ गया कि इन हाथियों को कैसे टैकल करना है। तब अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी उनके पास बड़े बड़े भाले होते थे, ठीक है, जो ऐसे ऐसे होते हैं, बहुत लंबे लंबे ऐसे उनको लगे होते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि इनको आप दूर से फेंको और क्या करो, हाथियों की जो आंखें हैं आंखों पे मारो। जैसे ही उन्होंने ऑर्डर दिया और उनकी आर्मी ने वैसे किया, जैसे ही किया तो हाथी पागल हो गए। जब उनकी आंखों पे जो मारे गए ना, तो उन्होंने अपनी सूंड से ही सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया। फिर उनको दिख तो रहा नहीं था कि कौन सी पोरस की आर्मी है और कौन सी अलेक्जेंडर की है। उन्होंने दोनों तरफ भारी तबाही की, लेकिन अलेक्जेंडर का इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और पोरस की आर्मी का भी हुआ, और पोरस जीतते जीतते हार गए। जिससे फिर क्या हुआ, अलेक्जेंडर ने फिर समन भेजा। किसको भेजा, पोरस के पास। तो पोरस ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में उनके एक कोर्टियर ने बोला कि अभी हमें यही करना पड़ेगा, आप प्लीज मान जाओ। फिर जब बात हुई अलेक्जेंडर और पोरस की, तो अलेक्जेंडर ने पहला सवाल पूछा पोरस को कि बताइए आपके साथ कैसा बिहेव किया जाए। तो पोरस ने बोला कि मेरे साथ वैसा ही बिहेव किया जाए जैसा एक राजा के साथ किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे हुई लड़ाई किसकी, पोरस और अलेक्जेंडर की। चलिए हम फिर से चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब अलेक्जेंडर की जब पोरस से लड़ाई हुई, उसके बाद अलेक्जेंडर ने क्या किया, ये जीतने का सपना देखना छोड़ दिया और इंडिया छोड़कर चला गया, और अपने बिहाफ में अपने सारे गवर्नर्स को इसने क्या कर लिया, डिप्लॉय कर लिया, और वो खुद कहाँ चल पड़ा, मैकडोनिया की तरफ वापस चल पड़ा। तब उसने कश्मीर का रूल किसको दे दिया, अभिसारा को दे दिया। अभिसारा जो कब उनकी डेथ हो गई, 325 में डेथ हो गई, तो उनका बेटा यहाँ पर रूल करने लग गया। और जो इंडस वैली टेरिटरी वाला एरिया था उसको कंट्रोल करने का जिम्मा किसको दे दिया, अलेक्जेंडर ने सेल्यूकस निकोटर को दे दिया, जो उसका मेन जनरल था। किसका, अलेक्जेंडर का। अब देखिए आगे क्या होता है। जब ये अलेक्जेंडर जो था, अलेक्जेंडर जब चला गया तो उसने अपने गवर्नर्स डिप्लॉय किए सारे। तो तब वहां पर जो कहाँ के थे, पिपलान के रहने वाले थे, चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने किसकी हेल्प से, चाणक्य जो उनके विशेष मंत्री थे, उनकी हेल्प से उन्होंने क्या किया, जो पूरे गवर्नर्स थे जो अलेक्जेंडर डिप्लॉय करके गया था उनको हरा दिया, उनको यहाँ से भगा दिया, और क्या करने लगे, खुद रूल करने लगे। कहाँ पर, पूरे एरिया पर जो अलेक्जेंडर ने जीता था। अब फिर क्या हुआ, इन्होंने इंडस वैली एरिया जो है ये टेरिटरी, यहाँ पर भी
रूल किया। कैसे किया? उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ लड़ाई लड़ी? सेल्यूकस निकोटर के साथ लड़ाई लड़ी, जिसमें सेल्यूकस निकोटर की हार हुई और चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। और बाद में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकोटर की बेटी से शादी भी कर ली। ये पूरा रीजन इन्होंने जीत लिया और यहाँ पर रूल करने लग गए मौर्यास। अब फाउंडर कौन थे मौर्य डायनेस्टी के? चंद्रगुप्त मौर्य। और कहाँ के रहने वाले थे ये? पिपलान के, प्रेजेंटली पाकिस्तान पंजाब के। अब क्या हुआ कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे इन्होंने बहुत सारे एरिया को जीता, कश्मीर को जीता, पाकिस्तान को, इसको पूरे को जीता है इन्होंने, ठीक है। ये पाकिस्तान का सिंध एरिया जीत लिया, पंजाब जीत लिया, मगध को जीत लिया। मगध प्रेजेंटली इंडिया में आता है, यहाँ इसको जीत लिया। ये यहाँ पर नंद राजा रूल करते थे और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने पाटलिपुत्रा को अपनी कैपिटल बना लिया। और जब ये राजा बन गए तो इन्हीं में आगे राजा हुए एक सम्राट अशोका, जो इस एम्पायर को एक कदम आगे लेके गए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कश्मीर के रूलर्स के बारे में, गोनंदा फर्स्ट के बारे में। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे पूछा जाएगा कि गोनंदा फर्स्ट कौन से राजा थे? खैर कौन से तो नहीं आएगा, ऐसे पूछेंगे कि जो राजतरंगिणी बुक है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर कौन है? तो गोनंदा फर्स्ट। कब रूल किया इन्होंने? 3000 BC में। फिर आगे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आपको जैसे इंपॉर्टेंट कि गोनंदा के बाद सेकंड रूलर कश्मीर में कौन बने? तो कौन बने? दामोदर। अब दामोदर की डेथ किसने की? कृष्ण ने की। उसके बाद ऐसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट क्वीन ऑफ कश्मीर बताइए, तो कौन थी? जशोवती थी। कि किसकी वाइफ थी? दामोदर फर्स्ट की। अब ऐसे भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से कि कितनी देर तक रूल किया जशोवती ने कश्मीर पर? कितनी देर किया? 18 ईयर तक। उसके बाद आपको क्वेश्चन बन सकता है जैसे गोनंदा सेकंड से, जैसे कि ये किसके बेटे थे? यशोवती के थे। अब इनको किसने, इनके बाद कौन सी डायनेस्टी आई? गोनंदा सेकंड के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? तो पांडव डायनेस्टी आई। गोनंदा सेकंड की हत्या किसने की? हरनदेव ने की। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकते हैं। अब नेक्स्ट, जैसे ये हुआ पांडव डायनेस्टी। अब पांडव डायनेस्टी की बोलेंगे कि किसने फाउंडेशन रखी कश्मीर में? तो हरनदेवा ने रखी। अब ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पांडव डायनेस्टी के कितने किंग्स थे? 35 किंग्स थे। अच्छा, उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि जो संधि मतनागर सिटी थी किसने बसाई थी? जो प्रेजेंटली श्रीनगर है, किसने बसाई? तो सुंदर सेन ने बसाई थी। अब ये बोल सकते हैं, अब और क्वेश्चन जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है कि वुलर लेक कैसे बनी? तो वुलर लेक कैसे बनी थी? अर्थक्वेक से बनी थी। और उसके बाद जब पांडव डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? कायरोस आई। ठीक है, ये कौन थे? पर्शिया के लोग थे। अब आगे देखिए क्वेश्चन बन सकता है अलेक्जेंडर से, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, क्योंकि अलेक्जेंडर बहुत फेमस राजा हुए हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम हो इसमें से चांसेस बन ही जाते हैं क्वेश्चन आने के, तो इसलिए मैंने आपको इसको डिटेल में पढ़ाया है। अब ये ऐसे पूछ सकते हैं कि अलेक्जेंडर को और क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? सुल्तान सिकंदर। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सुल्तान सिकंदर किसने बोला था, किसने नाम दिया था? ये पर्शियन लोगों ने बोला था। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अलेक्जेंडर ने किसके साथ लड़ाई लड़ी थी? पोरस के साथ लड़ी थी। कब लड़ी थी? 326 BC में लड़ी थी। ठीक है, अब ऐसे की क्वेश्चन बन सकता है कि जब अलेक्जेंडर ने इंडिया को छोड़ दिया तब कश्मीर में किसने रूल किया? तो अभिसारा ने किया। ठीक है, अब फिर ये आ जाता है कि मौर्यास जो थे, मौर्यास किसके बाद आए? अलेक्जेंडर के बाद कश्मीर पर रूल किसने किया? मौर्यास ने किया। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको इतना भी मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस रखिएगा, क्योंकि पंचायती अकाउंट्स असिस्टेंट पेपर में मुझे लगता है कि इसमें से 3 या 4 नंबर का ही आपको आएगा।
तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट हाँ, ये हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसमें जितने डिटेल में जाओगे उतना ही कम है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकूं, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा समझाया है कि आप अंडरस्टैंड करो चीज़ों को, पढ़ो ही ना, उनको अंडरस्टैंड भी करो। तो आप देख लेना, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस रखना, और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको पढ़ाया है। ज़रूरी नहीं है आप सारी ही चीज़ें पढ़ो। कल हम पढ़ेंगे मौर्यास के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद कौन कौन सी डायनेस्टीज़ आई। तो थैंक यू, आज इतना ही पढ़ाना था मुझे आपको। बाय।